चूँकि डेटा आप लोग मॉड्यूल पर ही भरते हैं एएसआई मॉड्यूल का, तो एएसआई मॉड्यूल का अच्छी तरीके से आप लोगों को भली भांति उसके बारे में जानकारी भी रहनी चाहिए। और जानकारी के अभाव में आप लोग गलत डेटा जो आमतौर पर बात आ रही है, अगर आप मॉड्यूल को प्रॉपर तरीके से उसमें वैलिडेशन चेक को फॉलो करेंगे और जो भी उसमें इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो करेंगे, तो मुझे लगता है कि जो डेटा में अभी तक वेरिएशंस आ रहे हैं वो काफ़ी हद तक मिनिमाइज हो जाएंगे। इसके लिए जो अभी मेरी प्रेजेंटेशन है उसके माध्यम से मैं मॉड्यूल के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ करूँगा। इस पर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि इससे पहले जो हम लोग का एएसआई का मॉड्यूल था, इस वर्ष से पहले तक आप लोग मंडल स्तर पर इसकी डेटा एंट्री क्या करते थे, लेकिन 21-22 से जो हम लोग को निर्देश प्राप्त हुए हैं उसमें हम लोग को कहा गया है कि अब ये जनपद स्तर से जो फैक्ट्रीज हैं सीधे फैक्ट्रीज से डेटा पे भराया जाना है। तो जो मॉड्यूल इस साल से पिछले साल तक काम कर रहा था और जो अब मॉड्यूल काम कर रहा है, उन दोनों मॉड्यूल में काफ़ी डिफरेंस है, ये आप सभी लोग जान रहे हैं और आप सब लोग उस पर अच्छे तरीके से डेटा भर भी रहे हैं। जो मॉड्यूल में डिफरेंसेस आए हैं मैं उस पर भी थोड़ा क्लेरिफाई करूंगा और मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा जो मैंने आपको बताया है उसको सुनने के बाद अगर आप लोगों को जिले में जो समस्याएं आ रही हैं तो उसको भी आप लोग यहाँ पर मुझे बताएंगे, तो हम उसको अगर यहाँ सॉर्ट आउट हो जाएंगे तो ठीक है, अदरवाइज हम उसको अलग से भी सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। जैसा आप लोग जानते हैं कि मॉड्यूल में हमारा जो मॉड्यूल है इसमें यूजर रोल है और एएसआई में जो हम लोग का यूजर रोल है उसका यूजर रोल जो इंडस्ट्री लेवल यूजर है, सबसे पहला जो है इंडस्ट्री लेवल यूजर है जहाँ से डेटा ओरिजिनेट होता है। प्रयास आप लोग यही करिए कि आपके जनपद पे जो भी आप लोगों को फैक्ट्रीज आवंटित है वो इंडस्ट्रीज स्वयं डेटा भरे। उसके लिए हम लोगों ने यूजर आईडी का प्रोसेस पूरा इंस्ट्रक्शन मैनुअल आप लोगों को दे रखा है। किस तरीके से हम लोग यूजर आईडी की क्रिएट करते हैं, कोई मुझे बताया गया इसमें? जैसे अगर इंडस्ट्रीज की मान लीजिए आपके जनपद को जो डीएसएल आवंटित है तो उसमें कैसे इंडस्ट्रीज की यूजर आईडी बनती है, कोई भी एक जिसको जानकारी हो? हाँ, जो डीएसएल नंबर है जो आपके जनपदों को आवंटित है, क्योंकि इतनी सारी यूजर आईडी अलग अलग से बनाया जाना संभव नहीं था, तो हम लोगों ने डीएसएल को ही यूजर आईडी उनकी क्रिएट की है और डीएसएल @123 जो है उनका पासवर्ड है। जैसे ही आप उसको पहली बार ओपन करते हैं तो पहली बार वो डीएसएल जो नंबर है उसका मान लीजिए 40303 है @123। उसके बाद जब आप पहली बार उसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आप उसको चेंज करना पड़ता है ताकि लगभग ये पैटर्न सभी को मालूम है, ऐसा ना हो कि कोई दूसरा व्यक्ति उस डेटा के साथ किसी भी तरीके का कोई छेड़छाड़ या कोई परिवर्तन करे। तो प्रथम बार आप उससे खोलेंगे, उसके बाद आप उसको चेंज करके अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। यूजर आईडी आपकी वही रहेगी, डीएसएल जो डीएसएल नंबर है वही रहेगी। केवल इंडस्ट्री को दिया है और वर्ल्ड के सिनेरियो में डिस्ट्रिक्ट लेवल यूजर जो आप लोग हैं जिन पर आपका जनपदीय कार्यालय स्तर पर जो डेटा भरा जाता है, आप लोग उसको अगर आपकी जो फैक्ट्री है किसी तरीके से उसको डेटा भरने में समस्या आती है, कोई असुविधा या अज्ञानता किसी भी कारण भर नहीं पा रहे हैं, तब आप उसको फैक्ट्री लेवल यूजर उसमें डेटा भरेगा, अदरवाइज फैक्ट्री मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल भरेगा, अदरवाइज फैक्ट्री को ही भरना है। तो डिस्ट्रिक्ट और इंडस्ट्री लेवल जो यूजर है वो डेटा इसमें फीड कर सकते हैं। करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो सैंपल लिस्ट से डेटा है वो सारा इसमें कॉपी हो जाता है। ये मैं भी आपको लाइव भी करके दिखाऊंगा, क्योंकि लाइव पर मॉड्यूल पर डेटा एंट्री डायरेक्ट चल रही है, तो जो डेटा भरा हुआ वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। आप सीधे डेटा उसमें नहीं भरेंगे, आपको जो रीजन है वो फीड करना ही पड़ेगा। उसके पश्चात ही आप जनपद स्तर से उसकी डेटा फीड कर सकते हैं। फिर आपका ब्लॉग भी करके दिखाता हूँ, क्योंकि इससे आप लोग सब देख ही चुके हैं, बहुत ज़्यादा इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। तो उसका पासवर्ड चेंज हो जाएगा।
आईडी से इसको एक्सेस कर रहा हूँ। दो चीज़ें, दो अनाउंसमेंट हैं। एक तो है वहाँ पर जमा करा दीजिए और वो मुख्यालय के लिए पहुँच जाएंगे। दूसरी चीज़ लेवल यूजर से खोल रखा है ये, जो कि पहली बार डिस्ट्रिक्ट लेवल यूजर के लिए एएसआई मॉड्यूल खोला गया है। इससे पहले ही मंडल स्तर पर ही 18 यूजर थे इसमें, अब करीब 3500 यूजर इसमें क्रिएट कराए गए हैं। इसमें डेटा कैप्चर है, क्योंकि आईआईटी और प्राइस इन सब के लिए तो जनपद स्तर से डेटा भरा ही जाता था, लेकिन अब पहली बार इसमें एएसआई के लिए भी जनपद स्तर से डेटा भरा जा रहा है। यूजर मैनुअल, इंस्ट्रक्शंस, वीडियो हेल्प, एनआईसी 2008, एनपीएसएमएस कोड 2011 सबका लिंक दे रखा है इसमें। इससे पहले वाले जो एएसआई थे, इससे गत वर्षों में ये चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। ये सारी चीज़ें इसी साल से अवेलेबल इसमें कराई गई हैं। अब जैसे मैं डीएसएल डालता हूँ, बस्ती का कोई बस्ती से आए यहाँ पर? हाँ, कोई डीएसएल बताइए अपनी। नहीं मालूम? अरे मैंने जैसे डीएसएल नंबर भरा, इसके बाद मैं ईयर सेलेक्ट करता हूँ, ये 21-22। हमने जैसे इसमें भरा तो पूरी डेटा ऑटोमेटिकली इसमें फीड हो गया। ये क्यों फीड हो गया? इसमें देखिए ये डेटा ऑलरेडी फीडेड है यहाँ पर, ठीक है। अगर ये फीड नहीं होता तो इसमें जो ये आपका कोड पर फ्रेम है ना, अपर रिटर्न ब्लैंक रहता है। ये वाला जो एनआईसी कोड पर रिटर्न है ये ब्लैंक रहता है, ये हमें मैनुअल एंट्री करनी पड़ती है। और इसमें ये जनपद स्तर से डेटा भरा गया है, आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें लिखा हुआ रीजन फॉर डेटा एंट्री, फैक्ट्री इज अनेबल टू डेटा एंट्री। ये इन्होंने फीड किया हुआ है कि फैक्ट्री डेटा भरने में असमर्थ है, इसी की वजह से उन्होंने जनपद स्तर पर डेटा भरा है। ये 3 जो रीजन है ये आपको देने ही देने हैं अगर आपने जनपद स्तर पर डेटा भरा है, ताकि जब भविष्य में इसकी मॉनिटरिंग की जाए कि जनपद स्तर पर फैक्ट्री ने डेटा क्यों नहीं भरा, तो उसके पीछे हमें रेक्टिफिकेशन रहे कि हाँ इन कारणों से फैक्ट्री ने डेटा नहीं भरा है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। हम ब्लॉक कैसे आगे है, ब्लॉक बी में ये पूरा ब्लैंक है। इसका मतलब ये इसमें देखते हैं इन्होंने पीछे स्टेटस कोड क्या भरा है। हाँ 5 था ना? हाँ इन्होंने इसको हाँ 5 है। अब इसमें आप एक चीज देख सकते हैं, जो कोड है उन कोड का क्लेरिफिकेशन भी है। जहां पर ये आई बना हुआ है देख रहे हैं यहाँ पर छोटा सा, आप जैसे ही तो माउस लेकर जाएंगे तो आपको दिखेगा कि हाँ ये कुल मिलाकर इसमें कितने कोड्स आप भर सकते हैं और उन कोड्स का मीनिंग क्या है। जब भी बात ये आ रही थी कि इतनी सारी चीज़ें वहाँ पर मिसिंग रह जा रही हैं या आप डेटा छोड़ दे रहे हैं, तो अगर आप इन कोड को प्रॉपर देखकर भरेंगे और जो भी आपके जनपद पर DSTOs हैं उसको रेक्टिफिकेशन कर लेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आप उसको आना चाहिए 1 2 3 कोड आ रहा है 5 6 7। कई बार ऐसा होता है कि हमने जैसे ही 5 भरा तो इसका मतलब आगे में कुछ भरना नहीं है। तो इसको आप थोड़ा सा, जैसा उन्होंने बताया, इसको थोड़ा सा अगर गंभीरता देखेंगे तो हो सकता है कि कई 5 नंबर के कोड जो है वो 1 2 3 में आ जाए। अब चूंकि खाली है तब इसमें आगे तो कुछ देखने का फायदा है नहीं। 3 ही है, उनमें से 1 बंद हो गया। हाँ 3 ही फैक्ट्री है, उनमें से 1 बंद हो गया। एक बंद निकल गई। अभी तो 33% आ रहा है हम लोग, जो 33% जो आ रही बात इसीलिए हम लोग वो इसीलिए आ रही है। अब होता क्या है कि कई बार देखिए, अब आप सब लोग भी हैं भाई, हम लोग NSS में, ASI में, प्राइस में आप सब लोगों से लगातार जुड़े रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अब ASI पर जितनी मॉनिटरिंग इस साल से मैं देख रहा हूँ, इतने पिछले पूरे हफ्ते भर में कम से कम 2 से 3 बार रिव्यू हो रहा है।
मुख्य सचिव स्तर तक इसका रिव्यू हो रहा है। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि मैं नहीं कहता कि डेटा आप लोगों ने कभी, क्योंकि आप सभी लोगों को मैं जानता हूँ बहुत मेहनत से और बहुत ही अच्छे से बाकी काम भी कर रहे हैं, तो अगर आप इसको थोड़ा सा देख लेंगे तो हो सकता है चीज़ें ठीक हो जाए। अब मैं दूसरा कोड भरना पड़ेगा इसमें मुझे। अब मैं 40, 61, 66 दूसरी भर, उसका भी कोड 5 निकला, उसका भी कोड 5 ही है अभी, है ना? 70% हाँ अभी 100% भी हो सकता है। देख रहे तू 40 मेरी 5 ही कोड निकला इसको। नहीं ये बंद यूनिट है तीनों, बस्ती में 3 यूनिट निकली और तीनों बंद है। बस्ती ये भी 5 हो गया सर? हाँ वही 5 है, 3 यूनिट है बस्ती में और तीनों बंद है। मेडल ओवर, तीनों बंद है, चला गया। ऐसा कैसे होगा? इसको जरा दोबारा से एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा, है ना? आप अपर हैं बस डीएससीओ साहब, डीएससीओ बस्ती से कोई डीएसपी साहब आए कि नहीं? बोलेंगे भैया। हाँ देखिए ये यूनिट कोड इसका 1 निकला, ये ऑलरेडी भरी भी हुई है, ये सबमिटेड है और एक्सेप्टेड भी है। एक्सेप्टेड मीन मुख्यालय पर भी इसको देखकर इसको रिव्यू करके इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। इसमें हम आगे बढ़ते हैं। हाँ क्या कह रहे हैं? हाँ नहीं अभी मैं आपको मॉनिटरिंग रिपोर्ट में दिखाऊंगा वो चीज़, है ना? अभी आप डेटा एंट्री देख लीजिए, अभी मॉनिटरिंग रिपोर्ट खोल कर दिखाऊंगा। अब देखिए ये भी जनपद स्तर से भरा गया है। देखिए इसमें कॉलम लिखा हुआ है फैक्ट्री इज आस्किंग हेल्प, दैट मीन्स इट इज फिल्ड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल नॉट इंडस्ट्री लेवल। हम आगे बढ़ते हैं इसमें। यह ब्लॉक भी प्रॉपर भरा हुआ है इसमें, क्योंकि लाइव सर्वर है इस पर हम डेटा में डायरेक्ट मैं केवल दिखा सकता हूँ, कोई चेंज नहीं कर सकता इसमें। ये ब्लॉक सी है आपका, ये प्रॉपर भरा हुआ है आपका। नहीं देखो सर इसमें ये वो कल जो कह रहे थे ना वो, हाँ तो देखो इसमें 3 भर रखा है और वो मना कर रहे हैं कल वाला जो है, ये प्रोप्राइटरशिप की सिन्हा जी मना कर रहे हैं। किस जगह पर? ये ब्लॉक 3 में भरा हुआ है ना सर इसमें ओपनिंग में। हाँ इसके बगैर हमारा वो 12 हो नहीं सकता। और कल वो जो रुपेश जी बताए गए थे सीधे 12 भरिए, या तो हमें इसके जो है हमारा जो ये रूल है इसमें हमें चेंज करना पड़ेगा कुछ। वो 12 नंबर में कहते केवल नेट हमें भरना है, अब बाकी क्लोज भरना नहीं है। क्लोज भरना नहीं है। हाँ और हमारे इसके बगैर भरे कर वो 3-8 आगे 12 आएगा नहीं। देखिए नहीं रुपेश जी, मैं देख रहा हूँ लगातार पिछले 5-6 ट्रेनिंग में, जो अभी आप भी ट्रेनिंग में आज 2 बार आए ना, देखिए आपने जब हम लोग काला काकर मिले थे तो आपने बात महसूस की होगी कि रुपेश जी ने जो कॉन्सेप्ट क्लियर किए है ना, और इससे पहले भी ऐसा है कि आप लोग काम कर ही रहे थे, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट जो एनएसओ के हैं जो उन्होंने बताए हैं मुझे देखिए हाँ मैं समझ गया जो रुपेश जी कह रहे हैं और जो हमारे वैलिडेशन चेक पॉइंट लगे हुए हैं वो थोड़े कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, है ना? आपको लगता है चीज़ें, है ना? अगर आपको ये चीज़ लगती है कि जो अभी एनएसओ ने रिकमेंड किया कि भी ऐसा है कि इसमें आपको क्लोज भरना ही नहीं है, सीधे 12 नंबर भरना है ना, तो अगर ये चीज़ आपको आ रही है और आपको लगता है तो आप ऐसा ही सेक्शन को आप मेल कर दीजिएगा, हम उसमें चेक करेक्शन करा देंगे। हाँ ये चेक आपको मतलब ये इसको सॉर्ट करा दें, आप ये इसको हार्ड ना कराते इसको सॉर्ट करा दिया जाएगा, मतलब चेक तो रहेगा लेकिन ये आपको भरने से रोकेगा नहीं, आपको अलर्ट करेगा। तो आप ये एक बार मैंने इसको लोड कर लेना है ना,
इसी पर भी ठीक है। जब आप इसमें कोई रॉन्ग एंट्री करते हैं तो आप देखिए मैसेज बॉक्स में कैलकुलेशन पूरी लिख कर आती है। वो कारण इसका ये है कि अगर हम ऑटो जनरेटेड कर देंगे वो हमारे लिए ज़्यादा आसान है। वो हमारे लिए ज़्यादा आसान है कि आपने देखा कि भाई 8 + 9 - 10 ही तो करना है, ऑटोमेटिक जनरेट हो गया। इससे क्या है कि आप जब भरेंगे और सिस्टम अपने आप भी इसको कैलकुलेट करता है और मैच करता है, अब मैसेज बॉक्स में दिखाता है। अगर आपको लग रहा है तो आप मैसेज बॉक्स में जो वैल्यू वो भर दीजिएगा तो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसे कर देंगे तो मान लीजिए 8 और 9 में आपने कोई गलती से कोई एंट्री हो गई आपसे तो गलत ही कैलकुलेट हो जाएगा अपनी। इसकी वजह से ये सिर्फ ASI में ही नहीं, चाहे आप NSS का सॉफ्टवेयर देख लीजिए, चाहे आप प्राइस की देख लीजिए, हमें सब में इवन भारत सरकार तो यही प्रोविजन यूज करती है। अब आते हैं ब्लॉक डी के अंदर हम सिंपल ब्लॉक है वर्किंग कैपिटल्स का। देखिए यहाँ पर आ रहा है, जैसे मैंने ओके किया यहाँ पर ये कैलकुलेशन का तो पूरी दिखा रहा है कि कॉलम 3 और कॉलम 4 ग्रेटर देन 0, देन ये इस तरीके से इस रेंज में लाई करना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने कैंसिल किया तो देखिए जो ऑरेंज कलर का जो आ रहा था येलो कलर में कि दिस इज अ वार्निंग, सॉफ्ट चेक है ये, आप इनको ओवरलुक कर सकते हैं। ओवरलुक करने का मतलब ये कि मुझे इसको ओवरलुक करना नहीं है। मतलब अगर मान लीजिए आपको लगता है कि मेरा डेटा जो है जस्टिफिकेशन आपके पास है कि डेटा सही है तो आप उसको इग्नोर करिए, लेकिन ये नहीं कि अब ये लोग आ रहे हैं तो बस आगे बढ़ते चले जाए। कई बार ऐसा होता है कि बहुत मीनिंगफुल चीज़ छूट जाती है इसमें, तो वहाँ पर अलर्ट इसीलिए दिया जा रहा है कि एक बार आप रुकें और देख लें इसको। माइक लेके बोलिए ना। ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है, कराया गया है, ये कराया गया है। आपको लगता है कि जो लास्ट ईयर जैसे था कि आप मैनुअली भरते थे कि भाई आपने मान लीजिए देखा, इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे सर ये जो वर्कर थ्रू कॉन्ट्रैक्टर वाला है, हाँ समझ गया जैसे मैं। हमारे यहाँ फर्रुखाबाद में कोल्ड स्टोरेज है सर, ठीक, तो ठीक। कोल्ड स्टोरेज में जब छटाई होती है तब मतलब डेली बेसिस पे वर्कर रख लिए जाते हैं, वो आलू की छटाई वो करते हैं, तो उस समय नंबर ऑफ वर्कर जो है जैसे बढ़ जाते हैं। लेकिन वहाँ पे वो मैंडेज भी मांगता है कि इसमें, तो वो फिगर सर डिफरेंट आ जाती है। फिर यहाँ पे अपने आप अगर जैसे सपोज किया हमने यहाँ पे वर्कर 30 डाल दिए सर, हाँ। और 2 महीने ही केवल उन्होंने काम किया, जब आलू की छटाई या मतलब पैकिंग होती है तब बाहर निकलता है, तो सर उसमें डिफरेंस आ जाता है। वो फिर हमारे शेड्यूल से और इससे मैच नहीं करता है, क्योंकि फैक्ट्री वाले हमको लिख के देते हैं कि जो हमारे वर्कर थे जिन्होंने छटाई की है उनकी संख्या अप्रोक्सीमेटली दे देते हैं, तो यहाँ पर वाले में सर इसमें गड़बड़ हो जाती है। हाँ समझ गए, मैंडेज जो आपके आ रहे हैं करस्पॉन्डिंग मैंडेज फिर प्रॉपर नहीं भर पाते होंगे, है ना सर। मैंडेज की वजह से वो कम कर देता है वहाँ पर वर्कर, जैसे सपोज किया 2 महीने सर उन्होंने काम किया केवल, तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे मैंडेज भर दिए। लेकिन सर वही उन्होंने जैसे हमने 30 दिखाए सर, तो वो 30 पे ना लेके 4 या 5 या 6 या 7 कर देता ऑटोमेटिकली अपने आप ही साथ में। जी सर। अब इसके लिए देख लीजिए एक बार जो ऐसे सीजनल वर्कर के लिए तो कोई ऐसा इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें सर एक थोड़ा सा नीचे है स्लाइड में। हाँ इसमें जो आपके नॉन मैन्युफैक्चरिंग डेज का आपका है आइटम नंबर 13। हाँ समझ गया, नीचे वाला। जी हाँ, जब इसमें आप डाटा एंट्री जैसे ही यहाँ करेंगे ऐसे ही ऊपर जाकर के कॉलम नंबर 6 में कोई डेटा या आपके नॉन मैन्युफैक्चरिंग आप डेटा रखते हैं, नॉन मैन्युफैक्चरिंग डेज रख रहे हैं आप कॉलम नंबर 8 में, सॉरी आइटम नंबर 13 में, तो ऊपर जाकर के वो डेटा चेंज कर देता है ऑटो। हालांकि हमने तो मुख्यालय से बात करके इसकी एंट्री नहीं दी, लेकिन इन जनरल लोगों को पता। ठीक है, अगर आपको लगता है क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग डेट ऊपर से ही उठा रहा है वो, ऊपर से उठा रहा है, अब यहाँ चेंज करते हैं तो वहाँ ऑटो चेंज। हाँ तो वो चेंज होगा आपको।
नहीं जैसा अभी फर्म का बात हाँ, जैसे इनका सीजन वर्कर वाला केस है ना, ऐसे केसेस में इसमें हाँ ठीक है, इसको आप नोट कर ले रहे हैं, है ना मनीष, नोट कर ले रहे हैं इसको पॉइंट टू। और एक बार इसको आप एसआई सेक्शन में मैं डिस्कस भी कर लूँगा, आप लोग भी थोड़ा जो आप लोग डिस्कस कर रहे हैं आप एक मेल कर देंगे ना, तो हम इसको कंसीडर कर लेंगे और जैसा लगेगा नीडफुल वो उसमें चेंजेस कर देंगे। सर इसमें ना इस ब्लॉक में मुझे दो है ना, ऐसा जैसा 95 हो गया इसका नॉन मार्केट में, ऐसा लग रहा है कि फैक्ट्री 365 दिन को खुली है। और ये है ना, ये नॉन मैन्युफैक्चरिंग डे होता है। हाँ, ये होते हैं जिसमें रिपेयर के लिए 2-4 दिन फैक्ट्री खुल जाती है। रविवार की छुट्टी कहाँ है इसमें? आप ये है ना, अरे देखो 26 वर्कर है इसमें, और इसमें सर आपका ESI-PF नहीं है, ऐसा कैसे हो जाएगा? देखो है ना, बोनस तो चलो होना चाहिए, समझ लेंगे हम। ये नॉन मैन्युफैक्चरिंग डे और ESI-PF, ये 2 चेक इसमें है। ठीक, हम ब्लॉक एफ पर आते हैं। यहाँ पर ज़्यादा जैसे उन्होंने एक रेंट का बताया था, 280% इंक्रीज दिखाया गया था। तो जो ब्लॉक मैडम ने अभी जो पॉइंट आइडेंटिफाई किए हैं उन ब्लॉक को तो मेरा मानना है कि आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि डेटा है एसआई का, अभी उस पर वर्क कर रही है। अदरवाइज वो भी आपको चीज़ें जो फाइंडिंग्स हैं वो आपको सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा देंगी। अब यहाँ पर देखिए R&D वाला वर्क है, यहाँ पर ये ऑलरेडी बता चुकी है, एक बार लास्ट ईयर कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी इसमें। अभी देखिए इसमें ऑरेंज अलर्ट आया है, यहाँ पर येलो अलर्ट, इसका मतलब ये है कि आप एक बार इसको देख लें। मोस्टली मैंने ज़्यादा फील किया है कि जो अगर हमने चेक को सॉर्ट कर दिया तो आमतौर पर लोग उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि भरने में लोगों को दिक्कत हो रही है, तो जो बड़े हार्ड चेक होते हैं, जो इंपॉर्टेंट चेक होते हैं, क्रिटिकल चेक होते हैं, उनको भी आदमी सॉल्व कर देता है, तो लोग इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं इसको। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोग हम लोगों से ज़्यादा अच्छे से जान रहे हैं कि कौन से चेक ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपका आउटपुट और रिसीप्ट है। इसमें तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप लोगों को लगता है जो अभी ट्रेनिंग बताई गई है। इसका पता जे देख के लगेगा। हम ब्लॉक जे पर ही आते हैं, क्योंकि जे आपका इंपॉर्टेंट ब्लॉक है तो एच भी वैसे। अब देखिए इसमें ऐड और डिलीट रो का ऑप्शन है, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। ये आपका देखिए ब्लॉक जे है। ब्लॉक जे में बहुत सारे आइटम्स ऐसे हैं जो आपके स्टेट इनकम में यूज होते हैं, आइटम्स हैं आपने इसमें आपके, तो इसको आपको बहुत गंभीरता से और ध्यानपूर्वक भरना है। इसमें जरा ब्लॉक एच पे चला गया तो क्या कराना है इसमें? ब्लॉक एच वापस जाए जी, क्योंकि आउटपुट और NPCMS कोड के अकॉर्डिंगली हो रही है, तो इसलिए आप प्रॉपर तरीके से इसको भरेंगे। हाँ, कुछ GVA और NVA ये आपको मैनुअली कैलकुलेट करके भरना है। और जैसा आप बता रहे थे कि ऑटोमेटिकली किया, इसको ऑटोमेटिकली भी दिया सकता है कि भाई हमने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाए यहाँ पर और यहाँ पर शो होने लगे। लेकिन ये मैनुअली इसलिए भराया जाता है ताकि आप लोग इसको एक बार रीचेक कर लें। अब इसमें देखिए
सबसे लास्ट में 4 ऑप्शन और दे रखे हैं, अपलोड बैलेंस शीट, अपलोड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, अपलोड अटेंडेंस मास्टर रोल और अपलोड अदर्स। अदर्स में इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट आपको मिल रहा है जो आप अपलोड करना चाहते हैं। ये अपलोड का प्रोविजन इसी साल से कराया गया है ताकि आप लोग जो डेटा भर रहे हैं, आपको अगर मुख्यालय पर बार बार आपसे कम्युनिकेशन करने से अच्छा है कि सीधे वो खुद ही उसको चेक कर लें। और डेटा में अगर जो बहुत, जैसा कि अभी मैडम बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा उनको वेरिएशंस दिख रहे थे, तो अब पर्टिकुलर DSL अगर देखना है तो DSL का अपना बैलेंस शीट खोली और चेक कर लिया इसको। तो इन्हीं कारणों से ये 4-5 डॉक्यूमेंट जो हैं ये इसमें अपलोड कराए गए हैं और इसकी जो साइज है 10 MB से ज़्यादा आपको अपलोड नहीं करना है और PDF नहीं अपलोड करना है। ये नहीं कि आपने मोबाइल से फ़ोटो खींचकर अपलोड कर दी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहली बार प्रोविजन किया गया है तो इसकी रिपोर्ट में भी कुछ चेंजेस कराए गए हैं, उन चेंजेस को भी आप देख लें। मैं चूंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल यूजर पर हूँ अभी, इसमें पेंडिंग DSL नंबर रिपोर्ट ये पिछले साल से ही आ रही थी आपकी। बस्ती डिवीजन में बस्ती जनपद जो है उसको 4 DSL अलॉटेड है, 0 पेंडिंग है और 3 सबमिटेड है। यहाँ पर आपकी रिपोर्ट में दिख रहा है। हाँ बताइए। ये अब माइक ऑन कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही। चेक दे रखा है ना कि 0.5 से कम नहीं होना चाहिए। 0.5 हाँ मैक्सिमम सर, मैक्सिमम 0.5 जो आपका है इससे आपका मिनिमम नहीं होना चाहिए। आपको लिखा चेक लगा हुआ, चेक पॉइंट है आपके पास, आप चेक पॉइंट में देखेंगे लिखा हुआ है वो चीज़। ठीक है, हाँ ब्लॉक व्यू ठीक है। तो उसमें सर कोई जो कंपनी है वो केवल बिल्डिंग देती है, लैंड नहीं देती है। फिर जब हम ब्लॉक F में जाते हैं तो F में जाके सर वो लीज का मांगता है कि लीज में कुछ डालो तब आगे बढ़ेगा, नहीं तो वो सर रेंट रहता है। तो हमें मतलब कुछ ना कुछ अदर एक्सपेंस से घटा के 2-4 हज़ार रुपये उसमें डाल देते हैं। तो ये ऐसा चेक पॉइंट क्यों है? क्योंकि बैलेंस शीट में लैंड नहीं होती, केवल बिल्डिंग भी होती है, बहुत सी बैलेंस शीट ऐसी होती है। तो इसके लिए सर क्या किया जाए? हमें वहाँ मतलब फोर्सफुली वहाँ से कुछ अमाउंट घटा के अदरवाइज में फिर 3-4 हज़ार सब वहाँ डालते हैं, वो शेड्यूल में ऐसा करना पड़ा। ब्लॉक सी के अंदर जो लैंड का जो कॉलम है उसमें चूंकि लैंड तो बार बार परचेज होती नहीं, कई बार लोग रेंट पर रह रहे हैं, है ना? या सर लैंड लैंड नहीं है तो या तो लैंड लीज पे रखी है तो उसका कुछ किराया डालो, मतलब कुछ इस तरह का लीज डालो। वो ये मान के चलता है कि लैंड अगर नहीं है तो लैंड लीज पे ली हुई है, मतलब लैंड आपको परचेज करना चाहे लीज पर हो चाहे आपको वैसे हो, तो उसका कैसा कुछ खर्चा कर देना चाहिए। तो तब जाके सर लोग ऐप करा जाता है और आगे बढ़ता है। अच्छा नहीं, लेकिन वो तो इस लैंड वाले पर पहले भी चर्चा हो चुकी है। ये सीधे रिलेशन तो भारत सरकार से आया हुआ है। हाँ हो सकता है उन्होंने अपने चेक में इसको जो इसको सॉफ्ट कर लिया हो, लेकिन ये आया चेक वहीं से था। आपने बताया है, इस चेक को हम नोट कर ले रहे हैं कि ब्लॉक सीसेस का चेक जो है रिलेशन जो है, हाँ समझ गया मैं इसको अगर नहीं होगा ये तो सॉल्व कर देंगे, अगर वहाँ नहीं लगा तो इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है। दूसरा सर, अगर बंद के कोड है 2 या 3 नंबर हमने कोड दे रखा है तो जो एफ ब्लॉक में जाते हैं तो वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में 0 है। हाँ ठीक। तो फिर इनवर्ट वाले में वो एंट्री मांगता है माइनस, तो उसको 0 भर रहा है तो इनवर्ट कम रहना चाहिए। नीचे इनवर्ट है ना कम रहना चाहिए, तो अब वहाँ पर मजबूरी में हमें -1 भरना पड़ता है। देखिए मैं समझ गया, जैसा रुपेश जी पहले भी एक बार मैं ट्रेनिंग में आया था, तो जो रुपेश जी और जो आपको लग रहा है कि चेक अकॉर्डिंगली ऐसे होने चाहिए, या कोई चेक एक्स्ट्रा लग गया है या किसी को सॉल्व करना है, जो भी आपको ब्लॉक ए से लेकर ब्लॉक एल तक जो आपको लगते हैं, तो आप उसमें मेल कर दीजिएगा। ITSD को हमारे जो मेल ID है उस पर कॉपी कर दीजिएगा, ASI को भेज दीजिएगा। हम डिस्कस करके उसको विदिन अ वीक
विद इन 2 वीक के अंदर इसको हम या तो सॉफ्ट कर देंगे या जो हटाने होंगे हटा देंगे इसको, ठीक है। लेकिन अब मेल यहाँ से जाने के बाद अक्सर यही होता है, ट्रेनिंग में तो सब आते हैं बताते हैं, लेकिन उसके बाद कोई मेल या कोई तरह का कोई जवाब नहीं आता है। एक चीज़ आपको बता दूँ, सारी रिपोर्ट तो आपकी पहले से बनी हुई। ये वाली रिपोर्ट मंडल के लिए, जनपद के लिए, मुख्यालय के लिए बिल्कुल अलग बनी हुई है और पहली बार बनाई गई है। इसमें आप देखेंगे कि कोई भी जनपद है या कोई आपका मंडल है, वो देख सकता है कि तो कितनी DSL अलॉटेड है, कितनी पेंडिंग है, कितनी है, मतलब जितनी पेंडिंग है। तो उसके बाद देखिए इस कॉलम में वो लिखकर भी आएंगी कि कौन कौन सी DSL आपकी पेंडिंग है, कितनी फैक्ट्री ने सेव की है। कई बार जनपदों से बात आ रही थी कि भाई हमें बार चेक करना पड़ रहा है कि कौन सी DSL भरी है, कौन सी नहीं, हमें जानकारी नहीं मिल पा रही है। बस्ती में चलिए 4 हैं, लेकिन अगर नोएडा की बात की जाए तो वहाँ 1,500 के आसपास बहुत अधिक DSL है, तो वो चेक नहीं कर सकते। तो ये मालूम होने के लिए कि भाई कौन सी फैक्ट्री से कौन सी DSL भर गई है और कौन सी सेव्ड है, कौन सी सबमिटेड है, पूरी डिटेल है। तो इस वाली रिपोर्ट में आपको सारी रिपोर्ट, सारी जानकारी मिलेगी कि कौन सी DSL आपकी भर गई है, फैक्ट्री ने भरी है और कौन सी जनपद ने भरी है, और संख्या भी आएगी। और जो जो DSL आपकी पेंडिंग है वो आपको लिखकर भी आएंगे इसके अंदर। आप उसको एक्सेल में डाउनलोड भी कर सकते हैं। सर ये तो सब मंडल में भरी है सर, सब कौन सी? ये सब तो मंडल में भरी है इसका नहीं, सबमिटेड है। देखिए सबमिटेड बाय मंडल, मंडल सबमिट करेगा। देखिए यहाँ पर फैक्ट्री भरेगी डेटा, तो जो जनपद है इसको वेरीफाई करेगा और सेव करेगा, और सबमिट जो होगा वो मंडल करेगा इसको। तो जैसे देखिए आपके सामने में खोल कर दिखाई रहा हूँ, लाइव मॉड्यूल पे वर्क कर रहा हूँ, तो खुल रहा है, प्रॉपर चल रहा है। हाँ कपिल जी बताइए, आप बताइए। बढ़िया काम कर रहा है। विगत वर्षों की अपेक्षा जो आपने क्या है जी बहुत अच्छा काम कर रहा है, और कई नई चीज़ें इसमें आई, जैसे कि क्योंकि हम जो इकाई पहले छूट जाती थी, जो यूनिट छूट जाती थी, उसे हम इससे सॉफ्टवेयर से, इस मॉड्यूल से 19-20 का है, लेकिन ये डेटा जब फिल्टर होगा तो शायद उस तरह की समस्याएं नहीं आएगी। ये काफ़ी रोबस्ट रहेगा। हाँ, ये मस्त रहेगा, ये बस थोड़ा सा फोकस करने की और आवश्यकता है। ठीक, ओके, तरह बधाई के पास थैंक यू।